तो मैं आप सभी के सामने आरंभिक मानव की खोज में क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें आप सभी को आज सबसे जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये आरंभिक मानव की खोज में क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट कहता है आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन। यहाँ पे आपके समझने योग्य बात यह है कि आखेटक क्या होता है। तो देखिए, आरंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक था। इसका मतलब यह है कि वह भोजन के लिए शिकार करता था। वो अपने जिस प्रकार की भोजन वो करता था, जैसे कि आप सभी को पता है कि उस समय मांसाहारी लोगों का कि वो शिकार करके ही भोजन करता था। जैसे कि वो जानवरों को मारकर खाना, छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके उसके मांसों को इकट्ठा करके रखना और उसे बाद में भोजन करना। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे लोग शिकार करके ही खाते थे। कुछ लोग जो थे वो कंद मूल फल फूल इकट्ठा करते थे और आगे चल के उसे सेवन में लेते थे। और एक बात और है इनके लिए कि आरंभिक मानव जो थे, मतलब कि शुरुआत के जो मानव जाति के लोग थे, वो खाना बदोश की तरह रहा करते थे। अब यहाँ पे आपको एक शब्द आ गया है खाना बदोश। इसके मतलब कोई मैं समझा देता हूँ कि खाना बदोश का मतलब हो गया कि जो लोग एक जगह पे टिक के नहीं रहते हैं। कभी वो यहाँ रहेंगे, कभी यहाँ रहेंगे, कभी यहाँ रहेंगे। वो मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक घूम घूम के अपने भोजन को इकट्ठा करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। इसलिए इन्हें खाना बदोश कहा जाता है। इनका जो अगला पॉइंट है वो है खाना बदोश जीवन के कारण। क्या ऐसे कारण थे कि इनके जीवन जो थे वो खाना बदोश की तरह था। तो कुछ समय बीतने के बाद एक जगह पर भोजन का स्रोत समाप्त हो जाता था। उस समय अब क्या है कि जहाँ पे रुकते थे वहाँ पे कंटिन्यू तो वे खेती वगैरह करते नहीं थे, जिस कारण से इनको भोजन मिलता। तो एक जगह रुके, वहाँ पर पेड़ पौधों से जो फल फूल था वो खा लिया, वहाँ के जानवरों को खा लिया। फिर जब वहाँ पर ये चीज़ें खत्म हो गई तो वो फिर आगे की तरफ बढ़ जाते थे। इसलिए वो इन एक जगह पर टिके नहीं रहते थे। अब देखिए, हम जानते हैं कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह तक भी जाते रहते हैं। इसलिए शिकार के नज़रिए से लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाना महत्वपूर्ण समझते थे। अब कोई भी जानवरों की अगर बात की जाए तो एक जगह पे तो टिका नहीं रहेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा। और इस कारण से उस समय के लोग भी एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे, जिस कारण से इन्हें हम खाना बदोश कहते थे। अधिकतर पौधे मौसम के हिसाब से फलते फूलते हैं। आप सभी को पता है कि कुछ पौधे ऐसे हैं कि बरसात में आते हैं, कुछ गर्मी में आते हैं, कुछ फल फूल बरसात में आते हैं, कुछ फल फूल गर्मी में आते हैं। तो इसलिए जो कंदमूल हुआ करते थे वो बीज समुचित मात्रा में पाने के लिए लोग मौसम के हिसाब से ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। तो ये भी एक कारण था इनके खाना बदोश होने का। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कुछ नदियाँ तालाब गर्मियों में सूख जाते हैं, इसलिए लोगों को पानी पीने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता था। आज की तरह मोटर नहीं था, आज की तरह कुआं नहीं था कि वो लोग पानी इकट्ठा कर लेते। उस समय उनका उपयोग पानी का नदियों के माध्यम से होता था। तो कभी कभी गर्मी में क्या होता था कि नदी सूख जाती थी, इस कारण से भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता था। अगला है पाषाण युग। पाषाण युग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझिएगा, इसे आप VVI समझ लीजिए। आरंभिक मानव अपने औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। जो शुरुआत के जो मनुष्य थे वो अपने औजार, मतलब जिससे वो शिकार करते थे, हथियार बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। इसलिए इस युग को पाषाण युग कहा गया। पाषाण युग को भी 3 कालखंडों में बांटा गया। जो पाषाण युग था उसे भी 3 कालखंडों में बांटा गया। पहला है पूरा पाषाण युग, दूसरा है मध्य पाषाण युग और तीसरा है नव पाषाण युग। तो ये इसके 3 पार्ट्स हैं। आइए हम इसके अगले पार्ट्स को देखते हैं। पूरा पाषाण युग क्या है? तो देखिए, पूरा पाषाण युग का समय 20 लाख से 12,000 वर्ष तक का माना जाता है। इस युग में औजार बढ़े और नव पाषाण युग में औजार छोटे और सुगह हुआ करते थे। आपको चित्र में यहाँ पे दिख रहा है, ये सब जो है उस समय के औजारों में आते थे। पत्थरों के अलावा यहाँ पे औजार बनाने के लिए हड्डी लकड़ी का इस्तेमाल भी किया जाता था। मतलब हड्डियों से भी ये औजार बनाते थे। पत्थरों से बने औजार की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें कुछ तो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कई घरों में आपने मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। ये एक तरह समझिए कि पत्थरों का उनका औजार ही था। पूरा पाषाण युग में ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, पत्थरों के औजारों के उपयोग। देखिए, अब पत्थरों के औजारों के उपयोग में मांस और हड्डियां काटने के लिए ये औजार का उपयोग करते थे। पेड़ की खाल और जानवरों की चमड़ी उतारने के लिए भी ये
हथियारों का यूज करते थे, फल और उसके जड़ को काटने के लिए हथियारों का यूज करते थे, और कुछ औजारों को हड्डी या लकड़ी से बने हैंडल से जोड़कर कुल्हाड़ी हथौड़ी बनाई जाती थी। जैसे आज भी आप हैमर देखते होंगे, हैमर के ऊपर एक ऐसा लकड़ी लगा रहता है जिसके कुंडल को पकड़ने में आसानी होती है। तो ऐसे में क्या है कि उस समय ये मतलब उसके हैंडल में ये सब चीज़ें जोड़ के यूज करते थे ताकि इनका उपयोग करना आसान सा लगे। नेक्स्ट है पर्यावरण में बदलाव। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पाषाण युग का अधिकांश हिस्सा हिमयुग आइस एज के दौरान बीता है। उस जमाने में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। इस धरती पर घास पात न के बराबर था। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगभग 12,000 वर्ष पहले हम हिमयुग का अंत हो गया। इसके साथ ही जमीन का एक बड़ा हिस्सा साफ हो गया। इसके साथ सही तापमान मिलने से हरित पादप तेजी से पनपने लगे और हरे पौधे के पनपने से जानवर और मनुष्यों के भोजन की उपलब्धता बढ़ने लगी। यही वह समय था जब आज के ज़माने में कई स्तनधारियों का विकास हुआ। इससे मांस की उपलब्धता भी बढ़ गई। ये कारण थे पर्यावरण के बदलाव में जो आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हिमयुग के बाद घास के परिवार के पौधे पूरी दुनिया में तेजी से पनपने लगे। आपको पता होगा कि धान, गेहूं, मक्का जैसे पौधे घास के परिवार के सदस्य थे, यानी हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा घास के परिवार से मिलता है। यही वह समय रहा होगा कि जब लोगों ने अनाज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा। पर्यावरण में बदलाव होने के साथ साथ हमारे उस समय के जो आरंभिक मानव थे उनके जीवन में भी कई तरह के विकास हुए। विकास होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे पर्यावरण में विकास हुआ तो उस समय वहाँ पे ज़मीन खाली हो गई। ज़मीन खाली होने के बाद लोगों ने क्या किया, लोगों को यह लगा कि नहीं, अब यहाँ पे जानवर हैं तो उन्हें खाना शुरू कर दिया। पेड़ पौधे हुए, फल फूल खाना शुरू कर दिया। गेहूँ, मक्का, धान उगाना शुरू कर दिया। इससे उनकी भोजन की खुराक जो है वो पूरी हो जाती थी। अब बात आती है कि लोग उस समय कहाँ रहते थे, मतलब जो वहाँ के लोग थे, जो आरंभिक मानव थे, वो कहाँ रहते थे। तो देखिए, पूरा पाषाण युग में लोगों को रहने के कुछ मुख्य स्थान नीचे दिए गए हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है नक्शा, इसमें जो भी हाईलाइटेड जगह है उस समय पूरा आरंभिक मानव के लोग यहीं पे रहते थे। अब देखिए कुछ जगहों के बारे में मैं बता देता हूँ। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, हुंसगी जो कर्नाटक में है, कर्नूल की गुफाएं जो आंध्र प्रदेश में, ये वो जगह हैं जहाँ पे आरंभिक मानव रहा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इन स्थानों की दो विशेषता क्या थी। तो ये स्थान नदी के निकट था। देखिए, पुराने जो मानव थे, जो आरंभिक मानव थे, वो ऐसी जगहों की खोज करके रहना चाहते थे जहाँ पे नदी पास में हो, कुआं पास में हो, क्योंकि पानी की समस्या उनके साथ हमेशा बनी रहती थी। अगर वो नदी के पास नहीं रहते तो दूर दूर से उन्हें पानी लाना पड़ता। और आपको पता है कि पानी हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है। यदि हम डेली पानी नहीं पिए तो हमारा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो कोशिश करते थे कि जो नदी के निकट का जगह है वहाँ पे ये आवास अपना बनाए। इसका मतलब यह है कि पानी की कोई कमी नहीं रही होगी। वे स्थान दक्कन के पठार पर, मतलब दक्कन के पठार में प्रचुर मात्रा में पत्थर है, यानी औजार बनाने के लिए कच्चा माल इनके पास भरपूर मात्रा में था। उद्योग स्थल की बात करें तो कुछ स्थानों पर औजार बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में पत्थर मिलते थे। ऐसे स्थानों का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता था। ऐसे स्थानों का उद्योग स्थल कहते हैं। कुछ उद्योग स्थल पर लोग घर बनाकर भी रहते थे। ऐसे स्थानों को आवास उद्योग स्थल कहते थे। देखिए, उद्योग स्थल के प्रमाण कहाँ से मिला था। इतिहासकारों को उद्योग स्थलों के कई प्रमाण मिले हैं। कुछ स्थानों पर बड़े बड़े पत्थर और कुछ पर आधे बने हुए औजार मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहां पर उद्योग स्थल रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पत्थर के औजारों का निर्माण। पत्थर के औजारों का, देखिए, पत्थर के औजारों को कैसे बनाया जाता होगा, इस बारे में इतिहासकारों ने कुछ अनुमान लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पाषाण औजारों को बनाने के लिए दो विधियां हो सकती है जो नीचे दी गई है। पहला है पत्थर से पत्थर को टकराना। इस तरीके से औजार बनाने के लिए एक हाथ में एक पत्थर को लेकर उसे किसी दूसरे पत्थर पर वार किया जाता था। ऐसा तब तक किया जाता था जब तक कि वो सही आकार में ना आ जाए। दूसरा है दबाव सल्प टेक्निक, मतलब इस विधि में क्रोट पत्थर के औजार बनाने को किसी सख्त सतह पर रख दिया जाता था, फिर इसे किसी बड़े पत्थर से पीट कर सही आकार में लाया जाता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लोहार होता है, जो लोहे से कोई औजार बनाता है, वो क्या करता है कि लोहे के टुकड़े के ऊपर, लोहे के टुकड़े से काफ़ी देर तक वार करता रहता है जब तक कि वो सही आकार में ना आ जाए। ऐसा ही उस समय पत्थर के औजार बनाने के लिए भी किया जाता रहा होगा।
नेक्स्ट है आग की खोज कब हुई और कैसे हुई। आग की खोज मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी ही क्रांति थी। इसमें मानव जीवन अद्भुत ढंग से बदल गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जंगल में लगी आग के नतीजे को देखकर लोगों ने आग का इस्तेमाल करना सीखा होगा। किसी ने गलती से मांस का टुकड़ा आग में गिरा दिया होगा, फिर उसे पकने के बाद जब चखा होगा तो पके हुए मांस का टुकड़ा और ज़्यादा स्वादिष्ट लगा होगा। फिर लोगों ने दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाने का तरीका सीख लिया। दूसरा पॉइंट है कर्नल की गुफाओं में राख के अवशेष जो मिले हैं, कर्नल की गुफाओं में जो राख के अवशेष मिले हैं, इससे पता चलता है कि इन गुफाओं में रहने वाले लोग आग का इस्तेमाल करते थे। आग का इस्तेमाल कई कामों के लिए हो सकता है। आग से पेड़ों को जलाकर जंगल साफ किया जा सकता था, आग से खाना पकाया जा सकता था, आग का इस्तेमाल से जंगली जानवरों को दूर रखा जाता था। तो ये तो आग की खोज थी। और उस समय के जो लोग थे, जो प्रारंभिक लोग थे, जो उस समय वो क्या क्या आग का उपयोग करते थे, इस बारे में भी हमने बात कर ली है। आइए हम आगे की तरफ देखते हैं। आगे हमारा कहता है शैल चित्रकला। देखिए रॉक पेंटिंग क्या होता है। पाषाण युग में लोग अच्छे कलाकार भी थे। पाषाण युग की गुफाओं में कई रॉक पेंटिंग मिली है। भीमबटका की गुफाओं में कई सुंदर तस्वीरें हैं। अधिकतर पेंटिंग में जानवर और शिकार को दर्शाया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि ऐसी तस्वीरें को किसी खास उत्सव के मौके पर बनाया जाता होगा। हो सकता है कि शिकार पर जाने से पहले लोग ऐसी पेंटिंग बनाते होंगे। यह भी हो सकता है कि लोगों को इतना खाली समय मिलने लगा होगा कि वो अपने आसपास के सुंदर प्रकृति को निहार सके और इसके बारे में सोच विचार कर सके। तो इन कारणों से इन्होंने रॉक पेंटिंग शुरू की। इन पेंटिंग से यह भी पता चलता है कि लोग समूहों में रहने लगे थे, मतलब आपस में लोग इकट्ठा होकर रहने लगे थे। और समूह में रहने के कई फायदे होते हैं। एक बड़े समूह में रहने से शिकारियों से सुरक्षा मिलती है। एक समूह आसानी से किसी बड़े जानवर को मार सकता है, जिससे प्रचुर मात्रा में भोजन मिल जाता है। जैसे कि अब देखिए 10 आदमियों का एक झुंड कहीं किसी जंगल में रहता है। अब उसको भोजन करना है। अब भोजन करने के लिए अगर ये 12 आदमी मिलकर किसी हाथी का शिकार करते हैं तो इनके लिए तो पार्टी हो जाएगी ना। ये तो लंबे समय तक उस मांस को खा सकते हैं। हाथी के अंदर बहुत सारा मांस होता है, 8 कुंटल 9 कुंटल 10 कुंटल, और ये 8 आदमी 10 आदमी के लिए तो समझो कि पूरे गांव का पार्टी हो जाएगा कई दिनों के लिए। तो ऐसे ही, और महिलाएं जो थी वो कंद मूल फल फूल इकट्ठा किया करती थी और पुरुष अपने शिकारों पर जाया करते थे। और महिलाएं गुफा में रहकर अपने बच्चों का ख्याल रखती थी, कंद मूल फल फूल इकट्ठा करती थी। ऐसे ही इनका काम चलता था और ऐसे ही कुछ इनमें पेंटिंग में भी दिखाया है। देखिए इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी टॉपिक मैंने अभी आपको बताया है, इसमें कुछ भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके द्वारा कमेंट करने के बाद हमें यह बात पता चलती है कि कौन सी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आया। फिर कोशिश करेंगे कि उस पॉइंट के ऊपर फिर से एक वीडियो बनाएं। और इसके अलावा मैं बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में।